सभी प्रिय दोस्तों का ज्ञानोदय एजुकेशन ग्रुप पर हार्दिक अभिनंदन। प्रिय दोस्तों, जो रिट की, राजस्थान पुलिस की, पटवारी की, इनकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं भारतीय संविधान से संबंधित। प्रिय दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, पिछली वीडियो के अंतर्गत मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस उसके अंतर्गत रखे थे और आज की वीडियो के अंतर्गत में क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 200 तक के क्वेश्चनों को रखने का प्रयास करूंगा, जो भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। प्रिय दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि रिट एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस इतने महत्वपूर्ण हैं, जो रिट सेकंड लेवल एसएस के पेपर देने वाले हैं उनके लिए तो 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो उनको तो विशेष तौर से ध्यान रखना ही है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 101, जिसमें कहा गया है अपने से 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है, 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत इसको जोड़ा गया था। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी आप देखिएगा। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है। दल बदल से संबंधित, दल बदल का मतलब होता है पार्टियों की अदला बदली, जैसे बीजेपी का कांग्रेस में चला जाए, कांग्रेस का बीजेपी में आ जाए, तो उस प्रकार की जो दल बदल की राजनीति है वो संविधान की किस अनुसूची में मिलता है। वो मिलता है दोस्तों 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 103 की चर्चा अपन करते हैं, जिसमें आपसे कहा गया है कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये थी 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1985 में। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है। तो वो दोस्तों मिलता है 3री अनुसूची में। और रिट वालों के लिए ये जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कम से कम इसका ज़रूर ध्यान रखना। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 की अपन चर्चा करें, जिसमें अपने से कहा गया है विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में मिलता है। तो ये मिलता है अपने पास में 4थी अनुसूची के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान रखना है, 4थी अनुसूची के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 106 है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया। तो दोस्तों ये किया गया था 7वीं अनुसूची के तहत। केंद्र व राज्यों के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा होता है उसका उल्लेख किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपके अन्य दोस्तों तक भी इसको भेजने का प्रयास करें, जो वर्ड उनको भी शिक्षा में सही तरह से प्राप्त हो सके। और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो में कमेंट भी कीजिए। आपको जो भी सुझाव आपको आता है वो सुझाव आप ज़रूर मेरे को बताने का प्रयास करें। उस सुझाव के तहत मैं वीडियो में संशोधन करने का भी प्रयास करूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 107 की अपन चर्चा करते हैं। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। समवर्ती सूची और के राज्य सूची और संघ सूची को किसके अंतर्गत रखा गया है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 108 है, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं। तो ये विषयों की संख्या है 100। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है, संविधान के लागू होने के समय इसमें केवल 97 विषय थे। कितने थे, 97। वर्तमान में कितने, 100 विषय इसके अंतर्गत रखे गए हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 109, जिसकी अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में कहा गया है कि वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं।
तो वर्तमान में राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय हैं, जबकि संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 66 विषय थे। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ -5 विषय कम हुए हैं। कितने विषय कम हुए हैं? 5 विषय। राज्य सूची में 5 विषय कम हुए हैं, जबकि अपने पास में इससे पहले वाले जो क्वेश्चन की जब हमने चर्चा की थी तो उसमें कहा था संघ सूची, तो उसमें 3 बढ़े थे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 110 के बारे में देखिएगा। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो उस समय जो विषयों की संख्या थी वो थी 47। पर यह भी ध्यान रखना कि वर्तमान में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे दूसरी तरह से पूछा है, संविधान के लागू होने पर, न कि वर्तमान में पूछा है, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन भरे वाले क्वेश्चंस होते हैं कि हम आंकड़े वर्तमान के याद रख लेते हैं, पिछले वाले भूल जाते हैं, जबकि पिछले आंकड़े याद रहते हैं तो वर्तमान के याद नहीं रहते। तो यहाँ क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, इसमें कहा है संविधान लागू होने के समय, तो उस समय केवल 47 थे, परंतु वर्तमान की अगर बात करें तो 52 विषय हैं। अर्थात वर्तमान में विषयों की संख्या यहाँ पर बढ़कर 5 विषय जो बढ़ गए थे, उधर से हमने जो संघ सूची के 5 कम किए थे ना, वो 5 इसमें बढ़ चुके हैं वर्तमान में, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 111 है दोस्तों, किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाए? तो ऐसी स्थिति में केवल वह केंद्र सरकार संघ सूची पर ही कानून बना सकती है, इसके अलावा नहीं बना सकती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, समझिएगा। इसमें कहा है कि किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु विषय समान होने, ध्यान से सुनिएगा, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होंगे। ऐसी सूची है समवर्ती सूची, जो राज्य सरकार के तहत भी चलती है और केंद्र सरकार के, परंतु ये तभी कानून बनेंगे, इसमें दोनों सरकारें कानून तभी बना सकती है जब विषय क्या होना चाहिए? समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। अगर विषय समान है तो केंद्र सरकार द्वारा जो कानून लागू किया गया है वो माने जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? तो ये उल्लेख मिलता है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो ये जरूर ध्यान रखना, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत मिलता है? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत मिलता है, ठीक है विद्यार्थियों। चलो आगे अपन 114 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो 114 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कहा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति ये क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में वितरण मिलता है? तो ये वितरण मिलता है 6ठी अनुसूची के अंतर्गत। और 115वां क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं को सम्मिलित किया था 14 भाषाएं, परंतु वर्तमान में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत? 22 भाषाएं हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए 116वां क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में। तो ये जरूर ध्यान रखना, 21वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था सिंधी भाषा को, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 117 है दोस्तों। तो देखिए इसमें कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो ये 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 118 है, मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे इतना बता दूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसकी PDF आपको चाहिए पढ़ने के लिए, घर पे जैसे वीडियो देखने के बाद में अगर आपको PDF भी चाहिए इसकी पढ़ने के लिए, तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर जुड़ सकते हो और WhatsApp नंबर के आधार पर मेरे से PDF को ग्रहण कर सकते हो। तो आप आसानी से PDF भी मेरे से प्राप्त कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 119 है,
भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के तहत इसको जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 पर। यहाँ से अब आपके 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय संविधान को प्रथम बार कब संशोधित किया गया था? तो 1951 में इसको प्रथम बार संविधान को संशोधित किया गया था और उस समय संविधान में 9वीं अनुसूची को संशोधित किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 120 है, इसकी चर्चा करते हैं। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? 9वीं अनुसूची के अंतर्गत, तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो अधिनियम है वो है 284। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 121 भी देखिए दोस्तों। राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो ये किया गया था दोस्तों 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 122 है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें आपसे कहा गया है स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाले पहला राज्य, अर्थात स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर अर्थात लैंग्वेज के आधार पर कौन सा राज्य सबसे पहले गठित हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। गठन 1 अक्टूबर 1953। दोस्तों ये PDF मैंने जो बनाई है ये कक्षा 6, 7, 8 और 9th, 10th, 11th और 12th की पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो उनमें क्वेश्चन दिए गए थे उनको एक जगह इकट्ठा करके उनकी पासबुकों के आधार पर उन सब क्वेश्चनों को इकट्ठा करके ये PDF मैंने बनाई है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस इसमें संविधान की जो अन्य अपनी गाइडें हैं उनको भी मैंने रखा है, तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। पिछली रिट की भर्ती परीक्षा में हमारे ज्ञानोदय एजुकेशन ग्रुप से 22 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ था और यहाँ तक भी मैं आपसे बता दूं कि उनका जो सिलेक्शन हुआ था इन PDF अर्थात उस टाइम तो हमने हस्तलिखित उनको नोट्स दिए थे, आज तो मैंने इनको टाइपिंग करवा लिया है, परंतु उस समय भी इन क्वेश्चनों का अति महत्वपूर्ण होने के कारण से उनका सिलेक्शन हुआ। तो आप भी इनको ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 123 है, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्य आयोग की नियुक्ति की थी? तो ये थी SK थर के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 124 है, देखिए दोस्तों 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अफजल अली। कौन थे? अफजल अली थे। तो ये आपको याद रह जाएगा, अफजल अली 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्ययन कौन करता है या कौन होता है? तो वो होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। अभी वर्तमान के अपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। वर्तमान में भी केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री द्वारा ये इस परिषद का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 है, वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? तो वर्तमान में भारतीय क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 5 है, जिनके अंतर्गत उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ अपन। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 128 में आपसे कहा गया है उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है?
तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली के अंतर्गत। ये कक्षा 12 की जो पाठ्य पुस्तक है इतिहास की पॉलिटिकल की जो किताब है उसमें ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आरएस के पेपर में पिछली बार पूछा भी गया था। तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 129 है, मध्यवर्ती क्षेत्र परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये था इलाहाबाद, अब प्रयागराज में है। क्वेश्चन नंबर 130 है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। और क्वेश्चन नंबर 131 है, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? बम्बई में। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 132 के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है चेन्नई में। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 133 है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? तो नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंतर्गत करीबन 2-3 बार क्वेश्चंस पूछा गया है। नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 134 है, नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची आप याद रखना, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। और अनुसूची नहीं पूछी, अनुच्छेद पूछे थे। ठीक है। नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 134, इसके बारे में देखिएगा दोस्तों। इसमें आपसे कहा गया है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में इसका मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 135 है, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद रखे गए हैं संविधान के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 136 है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान की किस भाग में किया गया है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है भाग 4 के अंतर्गत, क्योंकि भाग 4 के अंतर्गत तो नीति निर्देश तत्व थे और मूल कर्तव्यों को अलग से उसमें भाग 4 का बनाकर उसमें रखा था। क्वेश्चन नंबर 137 के बारे में देखिएगा, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के 51 क में किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 51 क। 138 है, संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो संघ का उल्लेख संविधान के भाग 5 में मिलता है। संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक संघ का उल्लेख संविधान में मिलता है। राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो राज्य का उल्लेख मिलता है भाग 6 के अंतर्गत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 141, जिसमें आपसे क्या कहा गया है, राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक राज्य का उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों में मिलता है। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 142 है, जिसमें आपसे क्या कहा गया है, संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 1 में मिलता है। किसमें मिलता है? भाग 1 में। क्वेश्चन नंबर 143, संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक ये उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 144 है, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो नागरिकता का जो उल्लेख है, नागरिकता का उल्लेख मिलता है भाग 2 में। प्रिय दोस्तों, आप इन वीडियो को बार बार अपने कानों में हेयरफोन लगाकर भी अगर सुनोगे ना, जिसमें भी आपको कुछ 10-5 क्वेश्चन तो इसके याद हो ही जाएंगे, और 1-2 बार पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चनों को आप मौखिक याद कर लोगे। तो थोड़ा सा का आपको ध्यान देना है। पहली बार पढ़ने में आपको लगेगा कि यार क्या पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा का आपको अटपटा लगेगा, क्योंकि मैं इनके ऑप्शन रखता पर ये PDF मेरे बहुत लंबी हो जाती, और जो कि संभव नहीं था। ऐसी PDF हिस्ट्री की है, ऐसी PDF ज्योग्राफी की है, ऐसी PDF अन्य सब्जेक्टों की भी है। तो इस कारण से ऐसा संभव नहीं हो पाया, मैंने इनको 1 लाइनर क्वेश्चन के अंतर्गत ही रखने का प्रयास किया है। तो भी आपको अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों। अगर मैंने ये वीडियो बनाने में मेहनत की है तो आप कम से कम मेरी वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने अन्य दोस्तों तक भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 145 के बारे में चर्चा करते हैं, नागरिकता का उल्लेख
संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 146 है, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 9 के अंतर्गत ये मिलता है। क्वेश्चन नंबर 147 है, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 का से अनुच्छेद 243 तक इसका उल्लेख किया गया है पंचायती राज का। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 148, संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 11 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 149 है, संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक। क्वेश्चन नंबर 150 है, भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 15 में किया गया है। अब दोस्तों मैं इस वीडियो के अंतर्गत ये 150 क्वेश्चन नहीं रखूँगा क्योंकि वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो जाती है, 20 मिनट का वीडियो बन चुका है। और दोस्तों मैं 1 से लेकर 100 क्वेश्चनों की एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक की ये वीडियो है। अगले पार्ट के अंतर्गत मैं इसी PDF की वापस एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें 151 से लेकर 200 तक के क्वेश्चंस होंगे। फिर उसके बाद में 200 से 250 ऐसे मेरे पास में कम से कम भी 10-15 वीडियो रहेगी। तो जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पे पढ़ना चाहते हैं वो कम से कम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों सभी को।